स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कब होती है, मतलब हमको अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो हम देखेंगे वो कौन से दो मेंटल मॉडल हैं जिसमें हमारी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी भी स्टॉक में अगर हम बैट करते हैं तो फ्रेंड्स डिटेल में देखेंगे और कुछ केस स्टडी भी मैं बताऊंगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ। अभी एक कंपनी को हम देखेंगे, तो सीधा वीडियो पे चलते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो देखिए फ्रेंड्स, वो कौन से दो मेंटल मॉडल हैं, देखो जो जब सबसे ज़्यादा मतलब रिटर्न बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो एक तो क्या है, जब भी कोई कंपनी है, ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है, सिक्लिकल इन द सेंस मतलब उसके रेवेन्यू बहुत तेज़ी से अप डाउन होते रहते हैं बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, और जिसमें उसके मार्जिन्स में भी बहुत फ्लक्चुएशंस होता है। भाई इस क्वार्टर में 10% EBITDA मार्जिन आया, फिर 5% EBITDA मार्जिन, फिर अगले क्वार्टर में 12%, फिर 3%। तो इसको हम जनरली सिक्लिकल बिजनेसेस बोलते हैं। और दूसरे वो कौन से बिजनेस होते हैं, स्ट्रक्चरल बिजनेसेस, जिसमें हमको फ्यूचर में मतलब हम उनकी रेवेन्यू को और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को और ख़ासकर एबिटा मार्जिन्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मतलब जो ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हैं, जो ज़्यादा सर्टेनिटी हैं, वो उसको हम स्ट्रक्चरल बिजनेसेस बोलते हैं। तो एक तो जब कोई बिजनेस में पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज होता है, कब, जब वो सिक्लिकल बिजनेस से स्ट्रक्चरल बिजनेस में कन्वर्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज, अगर किसी बिजनेस से मतलब अगर कोई बिजनेस है या कोई भी धंधा है जिसके 3-4 वर्टिकल्स हैं और ज़्यादा रेवेन्यू ऐसे बिजनेस से आ रहा है जो मतलब सिक्लिकल नेचर का है, और वो धीरे धीरे अगर वो कन्वर्ट होता है स्ट्रक्चरल बिजनेस में जहाँ पे सर्टेनिटी ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन्स में फ्लक्चुएशंस कम है, तो वो स्ट्रक्चरल बेट की ओर, जब मतलब स्ट्रक्चरल बिजनेस की ओर वो जब कन्वर्ट होता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, पैसा बनाने की उस स्टॉक में। एक तो ये हो गया। दूसरा मेंटल मॉडल क्या होता है, जब भी कोई बिजनेस लो प्रॉफिट मार्जिन से हाई प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट में शिफ्ट होता है, मतलब देखो जैसे कंपनी कोई लो मार्जिन प्रोडक्ट में डील कर रही है, ठीक है, उसका मार्जिन है 2-4-5%। अब वो धीरे धीरे ऐसा प्रोडक्ट ला रही है जहाँ पे मार्जिन की सर्टेनिटी भी ज़्यादा है और मार्जिन भी ज़्यादा, मतलब हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स में अगर वो एंटर कर रही है तो। और जब ये चेंज वाला फेस रहता है, मतलब रेट ऑफ चेंज जिस समय चेंज होते रहता है कंपनी में, उस समय प्रॉफिट बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, रिटर्न बनाने के उस स्टॉक में। तो फ्रेंड्स अब एक केस स्टडी देखते हैं। देखो नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट करके एक कंपनी है, इसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं 2-3 बार अपने चैनल में, तो उसका बिजनेस मॉडल भी मैं डाल दूंगा। अभी थोड़ा सा आज हम बिजनेस मॉडल के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे। देखो ये मैंने नोट्स कुछ बनाए हुए थे एआई की हेल्प से। तो सबसे पहले बिजनेस मॉडल धंधा समझना जरूरी कि ऐसा क्या चेंज हो रहा है इसमें, ठीक है। देखो नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट में बेसिकली 4 बिजनेस वर्टिकल हैं। एक तो वेल्थ मैनेजमेंट, दूसरा एसेट मैनेजमेंट, फिर ये एसेट सर्विसेज और कैपिटल मार्केट्स वाला, ठीक है। तो ये मैं डिटेल में बताऊंगा पूरा बिजनेस मॉडल। मेनली देखो इसके जो है ना 2 ही पिलर हैं, मतलब जैसे जितने भी, जैसे यहाँ पे इसके वर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट सर्विसेज, ठीक है, ये सब है अलग अलग वो कैटेगराइज किए हुए हैं। मैं और आपके लिए सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ दो, मतलब इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज करना चाह रहा हूँ। एक तो वो वाला बिजनेस जो ये मतलब ट्रांजैक्शन और ब्रोकिंग वाला बिजनेस, और दूसरा जो है जो मतलब रिकरिंग रेवेन्यू, एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू वाला बिजनेस, जो इसको एज अ फी इनकम आता है। देखो कैपिटल मार्केट वाला जो बिजनेस है इसका, जो यहाँ लास्ट में बताया गया है कैपिटल मार्केट वाला, उसमें क्या होता है कि कंपनी, जैसे आप कोई भी शेयर परचेस कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड परचेस कर रहे हैं, कोई भी कंपनी से, आप ज़ेरोधा कहीं भी आपका अकाउंट होगा, ज़ेरोधा में हो गया, चाहे एंजल फंड में, चाहे आप स्टॉक, चाहे एम स्टॉक, कहीं भी। तो जब आप परचेस करते हैं तो आप एक ट्रांजेक्शन फ़ी पे करते हैं, ठीक है, या आप कोई म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं तो आप ट्रांजेक्शन चार्जेस जो भी कटते हैं। तो वो क्या है, वो बिज़नेस ज़्यादा सिक्लिकल होता है, क्योंकि देखो
बियर मार्केट में अभी जैसे इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में बियर मार्केट रहा तो ट्रांजैक्शंस कम हुए, लोगों का रुझान कम था शेयर मार्केट की ओर, ठीक है। तो उस हिसाब से वॉल्यूम्स भी कम हो जाते हैं, एफ एन ओ वॉल्यूम्स भी कम हो गए, बहुत सारे जो रेगुलेटरी मेजर्स आए अभी से सेबी के। तो ये एक सिक्लिकल काइंड ऑफ रेवेन्यू है, मतलब जब ट्रांजैक्शन बढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ जाता है, ट्रांजैक्शन फ़ी बहुत अच्छी खासी आ जाती है। उसके बाद जब एक मद्दी का दौर रहता है, बियर मार्केट रहता है, तो लोग डरे हुए रहते हैं, उतने ज़्यादा ट्रांजैक्शंस वगैरह नहीं होते, फिर आईपीओ भी नहीं आता है, ठीक है, और क्यूआईपी वगैरह भी कम होते हैं कंपनी में। तो वो सब चीज़ें हैं। और दूसरा जो जो मैं बोल रहा था आपको कैटेगराइज करूँगा दूसरे पार्ट में, उसमें क्या होता है कि मतलब एनुअल फी इनकम उसका फिक्स रहता है, मतलब जैसे ये कोई एसेट्स को मैनेज कर रही है, ठीक है। तो जैसे आपका ही मतलब जो पैसा दिया हुआ है, मान लीजिए 5 लाख 10 लाख 1 लाख जो भी, तो ठीक है, ऐसे करके जो जो जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल है सबका एसेट्स ये मैनेज कर रही है, और अलग अलग एसेट्स में, मतलब कभी म्यूचुअल फंड में, लिस्टेड शेयर्स में, अनलिस्टेड में, रियल इस्टेट में, ऐसे अलग अलग एसेट्स है। तो जो भी मतलब मान लीजिए 5 लाख 10 लाख का जो भी इन्वेस्टमेंट है आपका, उस पर ये 1% 2% जो भी चार्ज कर रही है, पर ईयर चार्ज कर रही हैं, तो उसमें एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू बनता है। वो सर्टेन इनकम है, वो हर साल आनी ही है, और उसमें स्टिकीनेस भी ज़्यादा रहती है, इसीलिए हम उसको स्ट्रक्चरल बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग दोबारा आप सुन लेना, ठीक है। और मैं डिटेल में बताता हूँ इसके 4 वर्टिकल, और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखो, एक तो वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस है। अब वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में एक्चुअल में हो क्या रहा है भाई, देखो ये जो बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट, मतलब इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बूम आया हुआ है, जैसे प्रीमियमाइजेशन जो थीम है इंडिया में, एच एन आईज यू एच एन आईज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखो यही बताया यहाँ पे कि इंडियन वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री रैपिड ग्रोथ कर रही है ड्यू टू राइजिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, एच एन आईज और यू एच एन आईज। तो वो अपना भाई पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऑब्वियस है अभी तक तो क्या बहुत कम लोग थे जो वेल्थ मैनेजर्स के पास, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाते थे। अब धीरे धीरे ये अपने एडवाइजर्स के पास अपना पैसा दे रहे हैं, ठीक है, कि आप मेरे मनी को ग्रो करो, ठीक है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत बढ़ रही हैं, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, इंडस्ट्री ट्रेंड है कुछ, मैं आपको इनके उसमें ले चलता हूँ। हाँ, एक सेकेंड, पेज नंबर आई थिंक अराउंड 17 में। हाँ, तो देखो ट्रेंड क्या चल रहा है अभी इंडस्ट्री का, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद अल्टरनेटिव मार्केट जो साइज़ है वो 5 टाइम्स होने वाला है नेक्स्ट डेकेड में। अभी क्या है टोटल अल्टरनेटिव एसेट्स में आपको बता दूं, जैसे क्या है लिस्टेड शेयर्स में हम पैसा लगाते हैं, इसके अलावा अनलिस्टेड शेयर जब आई सॉरी 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। जब आईपीओ वगैरह आने से पहले जो भी कंपनी में हम पैसा लगाते हैं, एक तो वो अनलिस्टेड शेयर्स हो गए, दूसरे रियल इस्टेट एसेट्स हो गए, और तीसरे और भी बहुत सारी जो पीएमएस फंड है, एआईएफ फंड है, जो अलग अलग मतलब अनलिस्टेड में भी, प्राइवेट इक्विटी में भी, मतलब अदर अदर जो म्यूचुअल, अदर देन म्यूचुअल फंड्स और लिस्टेड शेयर्स के अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स बोलते हैं। तो उसमें बहुत तेज़ी से ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि देखो अभी सिर्फ 7% कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट का इंडिया में, और ग्लोबल जो है लगभग 15% का है एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एच एन आईज और यू एच एन आईज बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हम देखो प्रोफेशनली मैनेज वेल्थ यूएस में 75% वेल्थ मैनेजमेंट होती, वेल्थ इज़ मैनेज बाय प्रोफेशनल्स, इंडिया में सिर्फ 15%। और तो यही सब इंडस्ट्री ट्रेंड्स हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से टेलविंड्स हैं इंडस्ट्री में। दूसरा तो ये हो गया वेल्थ मैनेजमेंट वाला पार्ट। दूसरा एसेट मैनेजमेंट वाला पार्ट, जैसे जो जैसे मैंने बताया इसमें कि अपने कुछ प्रोडक्ट्स भी ला रही हैं, लॉन्च कर रही है, जैसे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स या पीएमएस फंड्स या एआईएफ फंड्स, उस टाइप के फंड्स ला रही है। फिर लोगों का जो पैसा उस फंड में जा रहा है उससे ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसमें भी इसको रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। अब ये वही बोल रहे हैं, देखो इन्होंने बताया द ए आई एफ इंडस्ट्री
in India is growing rapidly, and Nuama is estimating 30-40% growth over the next year. आने वाले समय में मतलब कितनी रैपिड ग्रोथ है एआई पे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, वही बता रहे हैं। ठीक है, तो 30-40% ग्रोथ का एस्टिमेशन है इसमें। और जिसमें जो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एक नुआमा का एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस है जो पब्लिक मार्केट में फोकस करता है। उसके बाद प्राइवेट मार्केट्स में मतलब जैसे ये जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं उनको क्रेडिट में पैसा भी देते हैं, ठीक है, कि वेंचर डेप्थ के हिसाब से। तो वो एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट हो गया। फिर कमर्शियल रियल इस्टेट में भी फंड्स इन्होंने तैयार किया है, कुछ कमर्शियल रियल इस्टेट इन्होंने परचेज़ किया जहाँ से इनको रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। तो ये अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका मतलब पैसा इन्वेस्ट करवा रहे हैं इनडायरेक्टली अपना एक फ़ंड तैयार करके। ऐसा इसी को हम एसेट मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कमर्शियल रियल इस्टेट फंड इज़ ए की ग्रोथ ड्राइवर, और इसमें क्या है अभी स्टार्ट किया इन्होंने इस क्वार्टर में ही, और ये प्लान करने की 1700 करोड़ से ये 4000 करोड़ ले जाएंगे, डबल करेंगे अगले 2-3 क्वार्टर में कमर्शियल रियल इस्टेट वाला जो फंड है ना। अब हो गया एसेट सर्विसेज से कस्टडी एंड क्लियरिंग वाला, ये भी जो है इसका जो बिजनेस मॉडल है बहुत अच्छा, बहुत यूनिक है। और इसका सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं। देखो कस्टडी वाला जो बिज़नेस है नुआमा वेल्थ का, उसमें क्या होता है जैसे कोई भी कंपनी है वो अपना पीएमएस और एआईएफ फंड्स बना रही है, ठीक है, तो उसको कोई ना कोई कस्टडियन मतलब सीधा सीधा सेफ गार्ड, वो एक गार्ड है जो जैसे वो आपके एसेट्स को सेफ रख रहा है, बस सेफली एक जाके तिजोरी टाइप का उसमें आप सेफ गार्ड है, और ये जो प्रोसेस सेटलमेंट में क्लियरिंग में हेल्प करता है बस। जैसे क्या है एग्जांपल देता हूँ मैं, एकदम सिंपल करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहूँगा। जैसे क्या है कि CDSL और NSDL है, ठीक है, हम शेयर्स परचेस करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड परचेस करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डिपॉजिटरी जो है CDSL NSDL वो हमारे जो शेयर्स हमने परचेस किया होता है और हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी फंड हाउस से हमने परचेस किया होता है, ठीक है, उसको वो मतलब सेफ गार्ड करती है, अपने कस्टडी में रखती है, ठीक है, काइंड ऑफ मतलब लॉकर वॉकर में रख ले और उसके बाद एज अ सेफ गार्ड करे, ठीक है, जो भी डीमैट अकाउंट्स का, डीमैट अकाउंट के थ्रू। तो इसका भी वही काम है सिमिलर, कि कोई बंदे ने अपना PMS फंड AIF फंड बनाया, ठीक है, उसके बाद उस फंड से बहुत सारे जो भी उन्होंने परचेज़ किया अनलिस्टेड शेयर्स, एसेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी, तो वो एसेट्स ये सेफ गार्ड करेंगे, अपने कस्टडी में रखेंगे, सिंपल, बस इतना ही आप जानें, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट होता है इसको, अब देखो बिजनेस मॉडल हम इसीलिए इतना डिटेल में समझ रहे हैं, इससे इसको एनुअल रिकरिंग इनकम आती है, मतलब एज अ फी इनकम सेफ गार्ड करने का हर साल इसको इनकम आती है एनुअल बेसिस पे, तो स्टिकीनेस रहती है। दूसरा जो है इसका मतलब आई थिंक ये वाले जो PMS और AIF वाले जो कस्टडी वाला जो बिज़नेस है, इसमें 2 ही प्लेयर्स हैं, एक ऑर्बिस करके प्लेयर है वो अनलिस्टेड है, दूसरा नुआमा वेल्थ है, 2-3 ही प्लेयर हैं, मतलब ज़्यादा प्लेयर नहीं है इस सेगमेंट में। तो इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में, वो भी फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे। और चौथा कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस, वही जो ट्रांजैक्शनल फ़ी इनकम वाला हो गया कि आप शेयर परचेस कर रहे हैं तो फीस कट रही है, सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हम। और ये थोड़ा सा सिक्लिकल नेचर है बिज़नेस का, मतलब वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, नहीं तो कम हो जाएंगे, ये उस टाइप का बिज़नेस है, ठीक है। तो 4 वर्टिकल क्लियर हुए आई थिंक, है ना, इंडस्ट्री को भी हमने समझ लिया। अब थोड़े से फाइनेंशियल्स देखते हैं हम, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा कंपनी का इस क्वार्टर में। देखो अब क्या है, इसका रिवेन्यू 40% से YOY जंप हुआ, ठीक है, और लास्ट 4 ईयर का कैगर है 31%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में YOY 65% का ग्रोथ आया, 4 ईयर का कैगर देखें तो 49%। कॉस्ट टू इनकम इनका बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही, मतलब कॉस्ट टू इनकम 62% से सीधा 55%। देखो ऑपरेटिंग पैट जो है 65% इसीलिए बड़ा है क्योंकि कॉस्ट टू इनकम मतलब जो भी इनको एक्सपेंसेस लग रहे हैं टोटल इनकम पे,
तो वो हमको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक रहता है, ट्रैक करना। तो इस एक समय क्या होता है कि बहुत सारे हम मतलब कैपेक्स, इसमें किस टाइप का कैपेक्स होता है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स हायर करते हैं। देखो ये वाला जो बिज़नेस है ना, ऐसा बिज़नेस नहीं है कि कोई भी एलआईसी एजेंट टाइप के आप बंदे को आप हायर कर लो, या फिर कोई भी इंश्योरेंस मैनेजर को हायर कर लो, जाके आपका प्रोडक्ट सेल करवा पाएगा। इसमें डील करना होता है एच एन आईज और यू एच एन आई से, ठीक है। आपको प्रोफेशनल बंदा चाहिए, मतलब एज ए एडवाइज़र जो काम करे, हैंड होल्ड करे। भाई आप एच एन आईज और यू एच एन आईज के पास जाके बैठोगे तो क्या बताओगे, आपको उतना खुद ट्रेंड हो गए, नॉलेज होगा, तब तो आप बताओगे कि आप इतने सारे एसेट्स हैं, इतने सारे तरीके हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने के, ठीक है। तो डील करने के लिए बहुत प्रोफेशनल बंदा चाहिए। तो इसके लिए क्या इन्होंने बहुत आर एम्स वगैरह हायर किए, मेरे ख्याल से 1300 के आसपास आर एम्स ही हैं, वो देखते हैं अभी। उसको ये ट्रेन करते हैं। तो उस समय जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो स्टार्ट में हमको अपफ्रंट लेना पड़ता है। उसके बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं, बिजनेस लाते हैं, तब ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। तो तब वही क्या, इनका जो ये वाला जो फेज था, इसमें इन्होंने बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट किया, नए नए आर एम्स हायर किए। अब 55%, मतलब अब रिड्यूस हुआ है 62 से 55%, तो कॉस्ट टू इनकम कम हुआ है, इसीलिए हमको ऑपरेटिंग लीवरेज दिखने को मिला। और यही की मैट्रिक है, कॉस्ट टू इनकम अब यहाँ से बढ़ना नहीं चाहिए बल्कि और कम होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कंट्रोल नहीं होता है तो मतलब बिजनेस में फिर इफ़िशेंसी नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो 1300 प्लस, मतलब इस ईयर इन्होंने 9% ज़्यादा रिलेशनशिप बढ़ाए हैं मैनेजर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसका, हाँ देखो सबसे अच्छा क्या रहा, डिविडेंड। मतलब इतना ग्रोथ करने के बाद भी डिविडेंड, देखो हम जनरली डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन ये इतना ग्रोथ कर रहा है, इतना कैश जनरेट कर रहा है कि डिविडेंड भी दे रहा है। अब लास्ट 1 ईयर में आप इसको टोटल करोगे तो ऑलमोस्ट अभी 69 रुपीज़, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 80, 60, 140, 200 रुपीज़ के आसपास तो इन्होंने पर शेयर मतलब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अराउंड अराउंड 48% लास्ट 2 ईयर का इन्होंने इतना डिविडेंड पे कर चुका है। मतलब बहुत अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है कंपनी, ठीक है। इनका नेटवर्थ मतलब इक्विटी जो है टोटल, वो भी 21% से बढ़ा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 23% से 31%। इफिशियंसी मतलब एक अच्छी खासी इफिशियंसी अपने को देखने को मिल रही है। अब देखो जैसे हमने शुरू में जाना कि मेंटल मॉडल, कभी रेट ऑफ चेंज क्या है, हम उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं कि भाई स्ट्रक्चरल बिजनेस में कंपनी कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, उसको हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा सेल कर रही है, उसमें फोकस कर रही है। तो इसमें हमको वही देखने को मिला कि देखो जो नुआमा का है, मतलब शिफ्ट टू मैनेज प्रोडक्ट्स। मैनेज प्रोडक्ट्स मतलब वही हो गए जिससे हमको रिकरिंग, देखो वर्ड्स बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं इन लोग, हमको कंफ्यूज नहीं होता। हमको सिर्फ ये देखना है जो जो मतलब एनुअल रिकरिंग वाला जो इनकम है उसमें ग्रोथ आनी चाहिए, सीधा वही एक फैक्टर है। कॉस्ट टू इनकम हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, दो ही पॉइंट अपन प्रॉपरली ट्रैक करें। तो वही बता रहे थे इन्होंने कॉल में कि नुआमा वेल्थ में 70% ऑफ जो फ्लोज आए मैनेज प्रोडक्ट, मतलब रिकरिंग रिवेन्यू वाले जो थे, ठीक है, अप फ्रॉम लोअर पोर्शन प्रीवियसली बिल्डिंग एन्यूटी रिवेन्यू। मतलब 70% से ग्रोथ आया है टोटल, जो भी ये प्रोडक्ट्स मैनेज किए हैं इन्होंने, मतलब वो सीधा सीधा रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करेंगी। और नुआमा प्राइवेट मतलब वही एवरेज रिकरिंग रेवेन्यू वाले एसेट्स 33% से ग्रोथ हुए, एसेट मैनेजमेंट वाले जो फी पेइंग है वो 92% से ग्रोथ आई। तो हमको दिख रहा है कि एक अच्छा खासा रेट ऑफ चेंज हुआ है टूवर्ड्स रिकरिंग रेवेन्यू, मतलब स्टेबल इनकम वाले रेवेन्यू। तो पॉजिटिव आउटलुक है, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट भी किया इन्होंने, जेन एआई ड्रिवन ट्रेनिंग, मतलब एआई ड्रिवन ट्रेनिंग जो है वो रिप्लेस कर दी है जो ट्रेडिशनल आरएम ट्रेनिंग को है, 90-95% रिप्लेस कर दी है, जिससे इफ़िशियंसी और स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, ऑपरेशनल इफ़िशियंसी बढ़ेगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च कर दिया अभी इस ईयर। और एक्सपेंशन दुबई वगैरह में भी एक्सपेंशन का प्लानिंग चल रहा है। मतलब दुबई ऑफिस अचीव्ड ऑपरेशनल ब्रेक इवन, जो दुबई में जो ऑफिस है वो ब्रेक इवन हो गया, ठीक है। और कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं वहाँ पे। और लैंडिंग मॉडल रिवैम्प, मतलब लैंडिंग बुक जो जैसे जैसे हमने क्रेडिट वाला देखा, मतलब जो अनलिस्टेड प्लेयर्स में भी, प्लस जो शेयर के लिए भी जो
MTF वगैरह जो लगता है उसमें वो भी लैंडिंग बुक जो है उसमें भी ग्रोथ आई है। कैपिटल मार्केट देखो ये तो बहुत ज़्यादा अपना वो रहा ये वाला क्वार्टर, उसके पहले 3 क्वार्टर जो थे उसमें एक ठीक ठाक था, मतलब इसी वजह से ओवरऑल जो है मतलब इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है इनके कैपिटल मार्केट वाले बिजनेस में भी। हालांकि वो कम ग्रो किया है क्योंकि बहुत बुरी हाल था अभी तो लास्ट क्वार्टर में, मतलब जो बियर मार्केट जो चल रहा था, बहुत सारे वॉर और ये सब सिचुएशंस हम फेस किए। अब देखो जो न्यू आरएम्स हैं वो अभी सिर्फ 1x प्रोडक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, तो ये ट्रेनिंग करेंगे 3-4 साल इनको लगेगा 5x 4x प्रोडक्टिविटी आने में, तब ये इतना बिजनेस ला पाएंगे। तो वही एक की मेट्रिक है, ठीक है। कॉस्ट टू इनकम जैसे हुआ बहुत अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ, हमने देखा कॉस्ट टू इनकम में 7% डाउन हुआ। अब हम चलते हैं थोड़ा सा सेगमेंट वाइज, मैंने और आपको दिखाना चाह रहा था सेगमेंट वाइज जो है जो बिज़नेस है कि देखो हम हमको मतलब किससे है कि इनका जो अनस्टेबल मतलब जो सिक्लिकल वाली जो इनकम है वो रिड्यूस हुआ है, और जो स्ट्रक्चरल वाला जो इनकम है वो मतलब एनुअल रिकरिंग इनकम है उसमें ग्रोथ आनी चाहिए। तो वेल्थ मैनेजमेंट एसेट मैनेजमेंट में स्टेडी ग्रोथ है, 20% बढ़ा है। एसेट सर्विसेज ब्रेक इवन ईयर रहा और जिसमें रेवेन्यू 85% से ग्रोथ हुआ है। एसेट सर्विसेज वही जो एसेट मैंने जो कस्टोडियन वाला जो बिज़नेस मैंने डिटेल में बताया आपको, उसमें एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू वाला बिज़नेस है, तो बहुत अच्छा है। और कैपिटल मार्केट्स ओनली 16% से ग्रोथ आई क्योंकि बियर मार्केट फेस करना पड़ा इस साल। ठीक है, आई होप क्लियर है अभी तक क्या मॉडल मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं कि गाइडेंस क्या कर रही है कंपनी। ठीक है, आने वाले समय में देखो गाइडेंस जो है मैनेजमेंट जो एक्सपेक्ट कर रही है, जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो उसमें 50 to 100 पर बेसिस पॉइंट मतलब 1% के आसपास वो टारगेट कर रही है कि और रिड्यूस होगा। और एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में भी इन्होंने बताया कि जो वर्स्ट केस सिनेरियो जैसे अभी 55% के आसपास था, थोड़ा सा ही अगर एकदम वर्स्ट केस रहा सिचुएशन मार्केट की बहुत ख़राब रही तो 1-1.5% ही ऊपर जाएगा, मतलब 100 बेसिस पॉइंट के आसपास। बाकी इम्प्रूवमेंट का इन्होंने गाइडेंस दिया है 100 बेसिस पॉइंट से। अब देखो जो अलग अलग ये जो टारगेट कर रही हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो अलग अलग इसका नुआ मतलब अलग अलग प्रोडक्ट में वो इन्होंने दिया हुआ है। कॉस्ट टू नुआमा वेल्थ वाले में 67%, प्राइवेट में 66, एसेट मैनेजमेंट में एट 130% के आसपास विद ब्रेक इवन। अभी इसमें टाइम लगेगा, इनका वही है बहुत ज़्यादा कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, मिड FY27 तक मतलब वो ब्रेक इवन आएगा। एसेट सर्विसेज में भी ये बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड टू मेंटेन और इम्प्रूव, और कैपिटल मार्केट वाले में थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, इनका यही कहना है। अब देखो थोड़ा सा रिस्क क्या है फ्रेंड्स इस फैक्टर इस टाइप के बिजनेस में। रिस्क हमको देखो रेगुलेटरी रिस्क जो FNO वाला आया और टाइटनिंग ऑफ रूल्स ऑन RBI है ना, ये सब चलते ही रहता है, तो वो सब तो पार्ट है ही। दूसरा मार्केट वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा पार्ट है क्योंकि कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस में बहुत इफेक्ट होता है, और कॉस्ट का प्रेशर है अभी। और हाँ अभी सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में जैसे बहुत टेलविंड्स हैं, तो क्या देखो भाई जहाँ पे शक्कर फेंकोगे वहीं चींटियाँ भाग के दौड़ेंगी। तो इसमें भी क्या है, यही कॉन्सेप्ट है कि सब मतलब जैसे 361 हो गया और आपके एंजल 1 हो गया, चाहे आपका और भी जो है अपने मोतीलाल वगैरह, सब बहुत तेज़ी से RMs हायर कर रहे हैं और सब वेल्थ मैनेजमेंट है वो तेज़ी से जंप कर रहे हैं। तो इसमें भी यही हो रहा है कि इनका कहना है कि मतलब ऐसा ना कि कुछ भी मतलब अनाप शनाप बहुत ज़्यादा सैलरी में भी वो हायर कर ले रहे हैं, तो मतलब वो एक इशू होने वाला है आने वाले समय में कि अगर थोड़ा सा स्लैग आया डाउनटर्न आया तो मतलब इन्होंने कॉन कॉल में बोला भी कि रेस टू डेथ वाला, कि आप इतने ज़्यादा हायर कर लोगे कोई भी कॉस्ट में फिर बिजनेस नहीं चलेगा, एक्सपेंसेस इतने कर लोगे तो एक समय में फिर वापस से आपको मतलब सबको रिमूव करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। तो अभी जो फेस है, जो बूम वाला जो फेस होता है साइकिल का, सब बहुत तेज़ी से RM को एक्वायर करके उसको रिटेन करना चाह रहे हैं हर कोई, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस बहुत तेज़ी से एक्सपेंड करना चाहता है। तो देखो मैडनेस इन टीम बिल्डिंग, वही बोल रहे हैं मैनेजमेंट इसकी जो मैनेजमेंट है कि एग्रेसिव टैलेंट एक्विजिशन और कंपनसेशन प्रैक्टिस इन वेल्थ मैनेजमेंट कुड इंक्रीज RM कॉस्ट, बढ़ाएगी
लेकिन उसके बाद भी ये डिसिप्लिन अप्रोच रखेगी और मैडनेस नहीं, कुछ भी पैसा फेंक के मतलब ऐसे किसी को भी टीम बिल्डिंग वाला वो नहीं करेगी। तो एक बहुत बड़ा ये रिस्क फैक्टर है अभी इसमें। और कॉस्ट के भी प्रेशर हैं, जब तक वही कॉस्ट टू इनकम हमको टारगेट करते रहना है। टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किया इन्होंने, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था ओवरऑल, हमने आज देखा कि मतलब कैसे किस टाइप के बिजनेस मतलब मेंटल मॉडल्स में हम फोकस करके अच्छे मतलब अच्छे बिजनेस को सेलेक्ट करके हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो ये केस स्टडी थी, इसको कोई भी बायस या रिकमेंडेशन ना लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियो से नेक्स्ट टाइम हम आपको मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।